गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में अभी हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जो होती है वो हमेशा 40.6% होती है। अब हम लोग जो उसके आगे का पढ़ेंगे राइपल फैक्टर पढ़ेंगे। राइपल फैक्टर बेसिकली क्या होता है? राइपल फैक्टर का मतलब राइपल से हमें पता चल रहा है कि जो भी हम लोगों को आउटपुट मिलता है, सपोज़ दैट ये रेक्टिफायर हमारे पास, अब हम लोगों को रेक्टिफायर, इसमें हम लोगों ने एसी जो है इनपुट क्या है हमारे पास एसी है, आउटपुट क्या मिल रहा है हम लोगों को डीसी मिल रहा है। तो यानी जो सपोज़ दैट ये एसी हम लोगों को, ये हम लोगों ने सपोज़ दैट इनपुट पे क्या दे रखा है, करंट दे रखा है ओमेगा टी, और आउटपुट पे मुझे मिल रहा है डीसी इस तरीके से। तो जो ये आउटपुट करंट मिल रहा है इसमें क्या होता है, ये जो डीसी होता है ये प्योर डीसी नहीं मिलता हम लोगों को। दिस इज़ नॉट द प्योर डीसी आउटपुट। मतलब ये जो आउटपुट हम लोगों को आउटपुट करंट मिला है ये प्योर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होती है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इस वेव के अंदर क्या है, जो प्योर डीसी नहीं है, दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन या पल्सेटिंग वेव्स होती हैं, यानी कि वो इस तरीके से फ्लक्चुएट करती रहती है। यानी इसके अंदर हमको क्या मिलती है, कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट मिलती है। तो उस एसी कंपोनेंट को मेज़र करने के लिए हम लोग राइपल फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। यानी कि राइपल फैक्टर का मतलब हो गया है कि जो दिस इज़ जो यूनी डायरेक्शनल आउटपुट। यूनी का मतलब ना हम लोगों को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आउटपुट मिल रहा है, यानी ऊपर की तरफ मिल रहा है पॉजिटिव हाफ में। नेगेटिव हाफ पे जा रहे हैं तो ये हम लोगों को आउटपुट यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, यानी कि यूनिपोलर सिग्नल। तो इट मीन्स जो हमें आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट में कुछ ना कुछ एसी कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होते हैं। उन एसी कॉम्पोनेंट को मेज़र करने के लिए फॉर मेजरिंग एसी कंपोनेंट, मतलब एसी कंपोनेंट को नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, राइपल फैक्टर का यूज़ करते हैं। राइपल फैक्टर इज़ गिवन बाय, उसको दिया जाता है, उसको हम लोग इससे हम लोग गामा से सिंबल होता है इसका, एफिशिएंसी का ईटा से होता है, इसका गामा से होता है। तो राइपल फैक्टर गामा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू अपॉन में डीसी कंपोनेंट का जो हमारे पास, यानी एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू चाहिए और एसी कंपोनेंट का हम लोगों को औसत मान चाहिए। दैट मीन्स ये हो गया रेपल फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर एम एस अपॉन में आई डी सी। आई आर एम एस का मतलब क्या हो जाएगा, वी आर एम एस अपॉन में वी डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि आउटपुट पे तो करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है। तो आई आर एम एस अपॉन में आई डी सी और वी डैश आर एम एस अपॉन में वी डी सी। तो आई आर एम एस जो होता है, जो हम लोगों ने ये दिखाया है, आई डैश आर एम एस अपॉन में आई डी सी, इसी तरीके से वी डैश आर एम एस अपॉन में वी डी सी। जो आई डैश आर एम एस है वो आउटपुट करंट के ए सी कंपोनेंट का आर एम एस वैल्यू है। ऐसे वी आर एम एस क्या है, वी डैश आर एम एस का मतलब आउटपुट वोल्टेज के ए सी कंपोनेंट का आर एम एस वैल्यू है। ऐसी आई डी सी क्या होगा, आउटपुट डी सी करंट का औसत मान। ऐसी वी डी सी आउटपुट डी सी वोल्टेज का औसत मान होता है, यानी कि एवरेज वैल्यू होती है। मतलब आई डैश आर एम एस क्या हो गया, आउटपुट करंट है उसके ए सी कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी। ऐसी वी डैश, ऐसे आई डी सी मतलब आउटपुट डी सी करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा। ऐसे वी डी सी का मतलब आउटपुट डी सी वोल्टेज के एवरेज वैल्यू होगी। तो राइपल फैक्टर बेसिकली क्या हुआ, राइपल फैक्टर का मतलब होता है जो हमें रेक्टिफायर के आउटपुट पे जो डीसी आउटपुट मिलता है उसमें कुछ ना कुछ वो प्योर डीसी नहीं होता, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होती है, यानी कि पल्सेटिंग वेव्स मिलती है या एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। उन एसी कंपोनेंट, वो एसी कंपोनेंट कितने हैं उसको हम लोग मेजर करने के लिए राइपल फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा से। इसका मतलब होता है आई डैश आर एम एस अपॉन में आई डी सी या वी डैश आर एम एस अपॉन में वी डी सी, यानी कि ए सी जो कॉम्पोनेंट है उनका आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाय डी सी जो जितने भी कॉम्पोनेंट है उनका एवरेज वैल्यू। तो वो इस फॉर्मूला से गिवन होता है। अब हम लोग इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे कि रिपल फैक्टर क्या होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अब हमें पता है रिपल फैक्टर क्या होता है उसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर डी सी, दिस इज बेसिक इक्वेशन, आई डैश स्क्वायर आर एम एस।
आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर डी सी प्लस में आई डैश स्क्वायर आर एम एस, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आई डैश स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस माइनस में आई स्क्वायर डी सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा ये आई स्क्वायर आर एम एस माइनस में आई डी सी, आई स्क्वायर डी सी हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय आई स्क्वायर डी सी कर दें, आई स्क्वायर इस पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड यानी भाग कर दें आई स्क्वायर डी सी से, तो आई डैश आर एम एस अपॉन में आई डी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू आई आर एम एस अपॉन में आई डी सी का इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में जब हम लोग आई स्क्वायर डी सी डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर डी सी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आई डैश आर एम एस अपॉन में आई डी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई आर एम एस अपॉन में आई डी सी का होल स्क्वायर -1। अब ये स्क्वायर रूट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर रूट जैसे लेंगे तो ये आई डैश आर एम एस अपॉन में आई डी सी हो जाएगा। दैट मीन्स इस तरीके से लोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा आई आर एम एस अपॉन में आई डी सी का होल स्क्वायर -1, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आई डैश आर एम एस अपॉन में आई डी सी ये इसके आगे स्क्वायर रूट में आ जाएगा अंदर की तरफ। तो यही हमारे पास क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है। रिपल फैक्टर हमको पता क्या होता है, आई डैश आर एम एस अपॉन में आई डी सी। तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, गामा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर आई आर एम एस अपॉन में आई डी सी का होल स्क्वायर -1। ये आपको मिल गया रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग निकालते हैं, दिस इज बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब हम लोग निकालेंगे रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर वो होता है गामा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर पता है आई डैश आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस अपॉन में आई डी सी का होल स्क्वायर -1 होता है। और हमें पता है आई आर एम एस क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आई एम अपॉन में 2 और आई डी सी क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आई एम अपॉन में पाई। ये दोनों वैल्यू इधर पुट अप कर दो तो गामा इज इक्वल्स टू, इसमें जब हम लोग डालेंगे आई आर एम एस की जगह आई एम अपॉन में 2 अपॉन में आई एम अपॉन में पाई का होल स्क्वायर -1 में, जो कि सॉल्व करके आएगा गामा इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा π/2 का होल स्क्वायर -1, तो जो कि सॉल्व करके आता है 1.57 उसका होल स्क्वायर -1, तो गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.21। यानी कि जो रिपल फैक्टर्स होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में इसका मतलब 1.21 है। दैट मीन्स यानी कि एसी कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, यानी कि रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है गामा इज इक्वल टू 1.21। इसका मतलब ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जितना जो आउटपुट मिलता है उसके अंदर जो एसी कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ मोर, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे अभी हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा वैसे अब हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट टाइप ऑफ द रेक्टिफायर इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव का मतलब है अब हमें लोगों को जो आउटपुट मिलेगा दैट मीन्स ये रेक्टिफायर होगा, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। इस पे आप लोगों ने एसी इनपुट है, दैट मीन्स अगर हमारे पास पल्स इस तरीके से होंगी 0 पाई 2 पाई 3 पाई ओमेगा टी है, ये इनपुट करंट दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट डीसी मिलेगा वो हम लोगों को इस तरीके से मिलेगा, यानी फुल वेव होगी इस तरीके से।
दैट मीन्स अब चाहे पॉजिटिव ड्यूरिंग हाफ साइकिल लो या नेगेटिव हाफ साइकिल लो, हम लोगों को दोनों टाइम पर आउटपुट मिलेगा। हाफ वेव में हम लोगों को सिर्फ एक टाइम पे आउटपुट मिल रहा था, जो कि था ड्यूरिंग जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लोगे तो हम लोगों को तब आउटपुट मिलता था। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल लेते थे उस टाइम पे आउटपुट की वैल्यू 0 होती थी हाफ वेव रेक्टिफायर में, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोगों को दोनों साइकिल्स के रिगार्डिंग आउटपुट मिलता है, दोनों साइकिल्स यानी चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल हो तो आउटपुट मिलेगा, चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो तो भी हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोगों को दोनों तरफ आउटपुट मिलेगा। अब वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिलेगा। हाफ वेव में सिर्फ हम लोगों को इस पोर्शन के लिए मिल रहा था, इस पोर्शन के लिए 0 मिल रहा था, लेकिन फुल वेव में अब हमें दोनों साइकिल्स के लिए आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें कि हम लोगों को आउटपुट हम लोगों को बेसिकली दोनों ही आउटपुट पे हम लोगों को चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल लो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल लो, दोनों के लिए हम लोगों को क्या है आउटपुट मिलता ही मिलता है। और उसका दिस इज़ द बेसिक सर्किट डायग्राम। एसी इनपुट ट्रांसफार्मर है, डायोड D1 एंड D2 है, और ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम लोगों को डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, और जैसे सर्किट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लोगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के तो ये वाला जो डायोड होगा वो देखिए ये नॉर्मल से इसका सर्किट डायग्राम है। एसी इनपुट, डायोड D1 एंड डायोड D2, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है P1 P2 S1 S2 A0, नेगेटिव लोड रेजिस्टेंस ये है। इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग, जैसे कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 ऑफ हो जाएगा, मतलब वो काम नहीं करेगा। दैट मीन्स जब डायोड इस सर्किट में डायोड जो D1 होगा वो कंडक्ट करेगा, D2 क्या होगा ऑफ होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो उसकी जो सर्किटरी होगी वो इस तरीके से होगी। यहाँ पे स्मॉल फॉरवर्ड वाइड रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डायोड D1, और इसके अक्रॉस यहाँ पे RL है ही, और ये वाला जो डायोड होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे है ही ट्रांसफार्मर आपका, प्लस माइनस, ठीक है। ये डायोड D1 शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। दैट मीन्स जो करंट होगा वो हमारा यहाँ से यहाँ पे पूरा सर्किट बंद सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे क्या है डायोड ओपन हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों को सर्किट के मतलब यहाँ पे ये सर्किट अब ओपन सर्किट हो गया, तो करंट सिर्फ इतने वाले बंद सर्किट में फ्लो करेगा। तब उस टाइम पे हम लोगों को आउटपुट पे ये वाली वेव फॉर्म मिल जाएगी, ये वाली वेव फॉर्म मिल जाएगी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब होगा जो डायोड D1 होगा वो ऑफ हो जाएगा, डायोड D2 ऑन हो जाएगा। डायोड D1 ऑफ हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब होगा अब ये शॉर्ट सर्किट होगा, ये ओपन सर्किट होगा, इसका मतलब करंट अब हमारा यहाँ से फ्लो करेगा इस बंद सर्किट में, तो उस टाइम पे हम लोगों को आउटपुट ये वाला मिल जाएगा। तो टोटल जो आउटपुट होगा फुल वेव का वो इस तरीके से होगा, यानी कि इस सर्किटरी में देखा जाए, इस सर्किटरी में जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 ऑफ हो जाएगा, तो वही दिखाया है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, तो इसलिए कंडक्ट का मतलब हो गया ये RF से रिप्लेस किया, यहाँ पे कंडक्ट मतलब शॉर्ट सर्किट से हो गया, और डायोड D2 ओपन सर्किट यानी रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो करंट इसमें यहाँ पे फ्लो करेगा। जब फ्लो करेगा तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। इसी तरीके से जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये वाला जो डायोड D1 होगा वो रिवर्स होगा, ये फॉरवर्ड वाइज होगा, तो इसमें करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जब ड्यूरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, यानी कि डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज या रिवर्स वाइज होगा, उस टाइम पे हम लोगों को ये आउटपुट मिलेगा, यानी कि दोनों पे आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब ये है। तो दिस इज़ द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे
फुल वेव रेक्टिफायर का पीक इन्वर्स वोल्टेज, फुल वेव रेक्टिफायर का पीक इन्वर्स वोल्टेज। दिस इज योर पीक इन्वर्स वोल्टेज। हमें पता है कि जब भी डायोड रिवर्स्ड बाइस्ड होता है उस टाइम पर डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो इसी तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर का पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होगा? सपोज दैट इस तरीके से हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बनाया, फुल वेव रेक्टिफायर के पीक इन्वर्स वोल्टेज कैलकुलेट करें ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है ड्यूरिंग द रिवर्स्ड बाइस, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, दैट कॉल्ड द पीक इन्वर्स वोल्टेज। फुल वेव रेक्टिफायर में जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा दैट मीन्स डायोड D2 कैसा होगा? रिवर्स्ड बाइज होगा। ये फॉरवर्ड बाइज, ये रिवर्स्ड बाइज्ड होगा। तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है अक्रॉस द डायोड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीक इन्वर्स वोल्टेज। इसलिए जो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड D2 होगा वो ट्वाइस ऑफ Vm होगा, ट्वाइस ऑफ Vm होगा। तो इसलिए जो पीक इन्वर्स वोल्टेज निकलेगी PIV वो क्या होगा? आपका ट्वाइस ऑफ Vm होगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ Vm होगा। इसी तरीके से हम लोग डायोड D2 के अक्रॉस हमने बताया कि ट्वाइस ऑफ Vm होगा। इसी तरीके से डायोड D1 के अक्रॉस भी नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कंडक्ट करेगा, D1 ऑफ होगा। तो जो D1 के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगी उसे पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलेंगे, जो कि क्या आएगी? ट्वाइस ऑफ Vm आएगी, ट्वाइस ऑफ Vm आएगी। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी क्या होती है? जैसे हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी को कैलकुलेट करा उसी तरीके से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन efficiency of full wave rectifier। हम लोगों को पता है I इज इक्वल्स टू IM है साइन ओमेगा टी। जब ओमेगा टी की जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में, और एक बार माइनस IM मिलेगा आउटपुट, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोगों को नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब होगा जब वो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो उस टाइम पे पॉजिटिव IM साइन ओमेगा टी मिलेगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। उसी तरीके से जब नेगेटिव हाफ साइकिल था उस टाइम पे नेगेटिव किस लिए आया? क्योंकि हम लोगों को नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या है? इन्वर्टेड साइन वेव मिल रही है, इसलिए नेगेटिव आएगा। तो माइनस IM साइन ओमेगा टी होगा जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में होगी। फिर इसमें वही पुट करो ओमेगा टी को थीटा, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा IM साइन थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, ये पॉजिटिव है, माइनस का IM साइन थीटा जब थीटा की वैल्यू पाई से 2 पाई है, पाई से 2 पाई है। इस तरीके से अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ तक बेसिक हुआ। फिर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ DC करंट, यानी कि अब हम लोगों को फाइनली क्या निकालना है? IDC निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो वो होती है IDC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई I डी थीटा। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, 1/2 पाई 0 से पाई होगा जब I की वैल्यू पॉजिटिव का IM साइन थीटा डी थीटा होगा, प्लस में पाई से 2 पाई, 0 से 2 पाई की रेंज को हम लोग ब्रेक करेंगे। 0 से पाई जब प्लस का IM साइन थीटा था तब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में थी। अब पाई से 2 पाई जब उस टाइम पे I की वैल्यू क्या है? माइनस का IM साइन थीटा डी थीटा। अब ये रेंज में ब्रेक कर दिया 0 से पाई, पाई से 2 पाई के बीच में। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो IDC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन IM भी हम लोग बाहर ले लेंगे, तो जो बचेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा माइनस का इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो हमें पता है IM/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा
0 से पाई माइनस का माइनस ऑफ कॉस थीटा पाई से 2 पाई। जब हम लोग ये अपर माइनस लोअर रेंज डालेंगे आई एम अपॉन में 2 पाई माइनस का कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस जब इसमें डालेंगे माइनस का कॉस 2 पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 पाई, तो जो पूरा कैलकुलेट करके आता है वो होता है आई डी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई एम अपॉन में पाई। जब हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आई डी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई एम अपॉन में पाई, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके आती है। दिस इज द एवरेज वैल्यू है ऑफ डी सी करंट एंड लोड रेजिस्टेंस फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो आई डी सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई एम अपॉन में पाई होता है। अब इसी तरीके से हमारे को पता है कि जो हमारे पास डीसी पावर होगी, डीसी पावर का मतलब हो गया पावर डीसी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई स्क्वायर डीसी इंटू में लोड रेजिस्टेंस। और अभी हम लोगों ने आई डी सी की वैल्यू निकाली ट्वाइस ऑफ आई एम अपॉन में पाई का होल स्क्वायर इंटू में लोड रेजिस्टेंस। तो ये पावर डीसी यानी कि डीसी पावर इज आई स्क्वायर डीसी इंटू में लोड रेजिस्टेंस। पीछे से अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करता आई डी सी की वैल्यू वो थी ट्वाइस ऑफ आई एम अपॉन में पाई का होल स्क्वायर इंटू में आर एल। अब इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट। नेक्स्ट पैरामीटर इज दैट इज थर्ड पैरामीटर आर एम एस वैल्यू है, आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड करंट की आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है आई आर एम एस इजिकल्स टू क्या होता है अंडर रूट के अंदर इंटीग्रेशन 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा। अब इसको ये रेंज को ब्रेक करेंगे अगेन 1/2 पाई, जैसे हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था। तो 0 से पाई आई स्क्वायर मतलब कि हो गया आई की वैल्यू थी आई एम साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में पाई से 2 पाई 0 से पाई आई एम साइन थीटा का होल स्क्वायर पाई से 2 पाई माइनस का आई एम साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। वैल्यू पुटअप कर दी नॉर्मल सी। उसके बाद जो पूरा ओवरऑल सॉल्व करके आता है आई आर एम एस रेंज के साथ, तो वो जो आएगा कैलकुलेट करके वो आता है हमारे पास आई आर एम एस टू आई एम अपॉन में √2। जब हम लोग उस पूरे के अंदर रेंज डालेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे बेसिक से, जैसे हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया अभी, उसी तरीके से इसमें हम लोग रेंज डालेंगे पुटअप करेंगे तो आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई एम अपॉन में √2 हो जाएगा, आई एम अपॉन में √2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एसी पावर। तो एसी पावर होता है आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू में आर एल प्लस में आर एफ। तो आई आर एम एस की वैल्यू आ गई हमारे पास आई एम अपॉन में √2 का होल स्क्वायर इंटू में आर एल प्लस में आर एफ। तो इसी तरीके से तो अब हम लोग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है डीसी पावर अपॉन में एसी पावर। जो हमारे पास जो डीसी पावर है वो है ट्वाइस ऑफ आई एम अपॉन में पाई का होल स्क्वायर इंटू में आर एल अपॉन में एसी पावर इज आई एम अपॉन में √2 का होल स्क्वायर इंटू में आर एल प्लस में आर एफ। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो आता है 0.812 अपॉन में आर एल अपॉन में आर एल प्लस में आर एफ। एफिशिएंसी तो जो फाइनल एफिशिएंसी हो जाएगी 0.812 अपॉन में 1 प्लस में आर एफ अपॉन में आर एल। जिस तरीके से यही कि आर एल कॉमन ले लेंगे जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था उसी तरीके से। और अगर हमारे पास इफ़ आर एफ इज़ वेरी वेरी लेस देन आर एल हो जाए तो उस टाइम पे परसेंटेज ऑफ ईटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 81.2%, यानी परसेंट ईटा के लिए इंटू में 100 कर दो इसमें। और आर एल की आर एफ जो अगर छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू लोड रेजिस्टेंस तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो परसेंट ऑफ एफिशिएंसी फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर इज 81.2%, 81.2% होती है। अब हम लोग इसी के लिए जैसे हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कैलकुलेट करता है ऐसे ही इसके लिए रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। रिपल फैक्टर हमें पता है रिपल फैक्टर क्या होता है। रिपल फैक्टर को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट मिलता है उसके अंदर कितने एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये आपका रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आई आर एम एस अपॉन में आई डी सी का होल स्क्वायर -1। और हमें पता है आई आर एम एस क्या है आई एम बाई में √2 है और
IDC हमको पता है क्या है, ट्वाइस ऑफ IM अपॉन में पाई है। ये वैल्यू उसमें आप पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा IM अपॉन में √2 का होल स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ IM अपॉन में पाई का होल स्क्वायर -1। तो कैलकुलेट करेंगे तो 1.23 -1 दैट मीन्स ये आ जाएगा 0.48। तो 0.48 यानी जो रेपल फैक्टर है फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर कम है एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रेपल फैक्टर था वो 1.21 था, तो यानी ज़्यादा था, यानी उसमें AC कंपोनेंट ज़्यादा मिलते थे। और फुल वेव रेक्टिफायर में जब हम लोगों ने कैलकुलेट करा तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या मिला, उस टाइम पर हम लोगों को जो आपका रेपल फैक्टर मिला वो 0.48 मिला, 0.48 मिला, 0.48 मिला। इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें रेपल फैक्टर कम होता है, यानी कि जो बेस्ट होता है वो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के की तुलना में जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो अच्छा रेक्टिफायर माना जाता है, अच्छा रेक्टिफायर माना जाता है क्योंकि उसमें कम से कम AC कंपोनेंट मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर का नाम से पता चल रहा है फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर के नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ को छानना। सपोज़ दैट 10 बच्चों ने इंटरव्यू दिया है अपना किसी कंपनी में और उसमें से दो लोग सेलेक्ट होते हैं और 8 लोग क्या होते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो इसका फ़िल्टरिंग का मतलब छाना हम लोगों ने 2 बच्चों को, यानी 2 बच्चों का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था एज़ कम्पेयर टू 8 बच्चों के, मतलब 2 बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया। तो फ़िल्टरिंग प्रोसेस उसे कहते हैं। तो फ़िल्टर का मतलब अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी हमारे जो रेक्टिफायर बेसिकली AC टू DC कन्वर्टर होता है, लेकिन जो उसका आउटपुट होता है वो प्योर DC आउटपुट नहीं होता है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ पल्सेटिंग वेव्स होती हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ पल्सेटिंग वेव्स होती हैं, यानी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट करते रहता है। तो उसको हम लोग रेपल्स बोलते हैं। उन रेपल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। उन रेपल्स को रिमूव करने के लिए फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर का मतलब होता है, फ़िल्टर वो सर्किट होते हैं, वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू से हम लोग रेपल्स को रिमूव करते हैं आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर है उसके आउटपुट में जितनी भी रेपल्स हैं यानी AC कंपोनेंट है उसको रिमूव करता है फ़िल्टर। और फ़िल्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इनटू स्टेडी DC लेवल। मतलब वही बताया था कि आपके पास फ्लक्चुएटिंग DC आउटपुट मिलता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ पल्सेटिंग लेवल्स होते हैं, उनको वो क्या करता है, रिमूव करके एक DC लेवल यानी कि कांस्टेंट लेवल दे देता है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या करता है, कांस्टेंट लेवल दे देता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क भी बोलते हैं फ़िल्टर को। अब इक्विपमेंट फॉर डिज़ाइनिंग फ़िल्टर। फ़िल्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। जो रेजिस्टेंस का इम्पिडेंस होता है वो R होता है, इंडक्टेंस का जो कैपेसिटेंस इम्पिडेंस होता है वो J⍵L होता है, और जो कैपेसिटेंस होता है उसका इम्पिडेंस होता है 1/J⍵C, जहाँ पे ओमेगा का मतलब होता है 2πf होता है, यानी कि ये दोनों क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, यानी इनके लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे ये लोग डिपेंडेंट होते हैं बेसिकली। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रिएक्टेंस हमें पता है XC यानी कैपेसिटेंस के लिए 1/2πfc होता है। अब अगर DC के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है, अब इसमें आप 0 डालोगे तो 1/2π इंटू 0 इंटू C करोगे तो यहाँ पे क्या 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। तो XC यानी जो रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस का उसको इनफाइनाइट मिल गया। इनफाइनाइट मिला है इसका मतलब होता है कि DC कंपोनेंट को रोकता है और AC कंपोनेंट को पास करता है, यानी कि हाई रिपेल्स फैक्टर्स को पास करता है ये कैपेसिटर। अब इंडक्टर क्या, जो रिएक्टेंस होता है वो XL से डिनोट करते हैं, वो होता है 2πf इंटू L होता है। अब DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 है तो XL को 2π इंटू F की जगह हम लोगों ने क्या डाल दिया, 0 इंटू L, यानी 0 आ गया XL रिएक्टेंस। इसका मतलब होगा जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस वो 0 होता है, यानी कि बहुत कम है। इसका मतलब ये DC कंपोनेंट को रोकता है और AC कंपोनेंट को क्या, DC कंपोनेंट को पास करता है, DC कंपोनेंट को पास करता है और AC कंपोनेंट को रोकता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट
जो हम लोगों ने तो बोला था कि जो फिल्टर्स होते हैं फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं। फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट का मतलब ये होता है, जो कैपेसिटर होता है वो डीसी कंपोनेंट को तो क्या करता है, रोकता है, और एसी कंपोनेंट को पास करता है। और इंडक्टर क्या होता है, डीसी कंपोनेंट को पास करता है और एसी कंपोनेंट को रोकता है, क्योंकि जो इसका रिएक्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और कैपेसिटर का रिएक्टेंस अनंत होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स। अलग अलग टाइप के फिल्टर्स होते हैं, जिसमें कि पहला होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर। दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर है, जिसमें कि पहला टाइप होता है शंट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा होता है इंडक्टर फिल्टर्स, एंड तीसरा होता है एलसी फिल्टर। बेसिक सर्किट डायग्राम है, रेक्टिफायर उसके क्रॉस एसी इनपुट है और लोड रेजिस्टेंस, और उसके इन दोनों के बीच में हम लोगों ने पैरेलली कैपेसिटर लगा दिया। जो शंट कैपेसिटर का मतलब हो गया, जो रेक्टिफायर और लोड रेजिस्टेंस है उन दोनों के बीच में हम लोगों ने पैरेलली कैपेसिटर जोड़ दिया है। ये क्या होता है, कम्प्लीटली जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिलेगी या करंट मिलेगा, उसके अंदर जितने भी आपके क्या होंगे, रिपल्स प्रेजेंट होंगे, उनके रिपल्स का मतलब जितने भी एसी कंपोनेंट होंगे वो उसको अपने ऑलमोस्ट रिमूव करने की कोशिश करता है इस कैपेसिटर के थ्रू से। इसमें वो ये बोल रहा है वर्किंग में। फिर आता है इंडक्टर टाइप ऑफ इंडक्टर टाइप फिल्टर। इंडक्टर टाइप फिल्टर में क्या होता है, एसी रेक्टिफायर है, एसी इनपुट है, अब लोड रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में सीरीज़ में हम लोगों ने इंडक्टर को जोड़ा है, सीरीज़ में इंडक्टर को जोड़ा है। दिस इज़ योर एल। जैसे उसमें क्या था, शंट कैपेसिटर में कि जो रेक्टिफायर और लोड रेजिस्टेंस था उसके पैरेलल में हम लोगों ने कैपेसिटर लगाया था। इसमें क्या है, जो रेक्टिफायर और लोड रेजिस्टेंस है उसके सीरीज़ में हम लोगों ने इंडक्टर को जोड़ा है। तो इससे क्या होता है, हमें पता है जो इसका रिएक्टेंस होता है जो इंडक्टर का, वो क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, जीरो होता है, तो इट मीन्स वो क्या होता है, डीसी कंपोनेंट को इजीली पास कर देता है और एसी कंपोनेंट को रोक देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडक्टर टाइप फिल्टर होता है उसमें इजीली हम लोग डीसी कंपोनेंट, जो भी हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज या करंट मिलता है उसमें जितने भी एसी कंपोनेंट्स होंगे वो उसको इजीली रिमूव कर देता है। यानी कि इंडक्टर फिल्टर की हेल्प से हम लोग जितने भी एसी कंपोनेंट या रिपल्स होते हैं उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू शंट कैपेसिटर। इंडक्टर फिल्टर से हम लोग यूज़ करके जितने भी एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं डीसी कंपोनेंट में, उनको रिमूव करके हम लोगों को एक स्टेडी यानी कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज या करंट मिल सकता है। नेक्स्ट टाइप आता है एलसी फिल्टर टाइप ऑफ फिल्टर। एलसी फिल्टर, नेक्स्ट टाइप इज एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर में क्या है, पहले एल सेक्शन फिल्टर है, यानी कि यहाँ पे इंडक्टर है, इस तरीके से कैपेसिटर है एल सेक्शन फिल्टर में। फिर नेक्स्ट आता है पाई एंड टी सेक्शन फिल्टर। पाई में क्या होता है, ये आपका इंडक्टर है, दो पैरेलल कैपेसिटर है, दिस इज़ योर पाई सेक्शन फिल्टर। पाई की शेप दिख रही है, पाई बेसिकली इस तरीके से होता है, पाई इस तरीके से होता है, तो ये पाई की शेप दिख रही है। पाई की शेप को अगर हम लोग इस तरीके से करें तो बीच में ये इस तरीके से इंडक्टर और एक हाथ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, एक हाथ पे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो पाई की शेप है इस तरीके से। टी की शेप में यहाँ पे इस तरीके से इंडक्टर और बीच में कैपेसिटर आ गया। तो ये होता है एल सेक्शन फिल्टर में एक एल सेक्शन फिल्टर होता है। फिर पाई टाइप फिल्टर होता है, पाई की तरह शेप बनी हुई है, बीच में इंडक्टर, दो कैपेसिटर, इस तरीके से टी सेक्शन फिल्टर में मतलब टी की तरह शेप बनी हुई है। दिस इज योर टी, यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक इंडक्टर है, बीच में यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर। तो दिस इज अ टी सेक्शन फिल्टर। अब आता है हम लोग नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें क्या होता है, इसका बेसिक सर्किटरी हम लोगों ने बनाया, रेक्टिफायर है, फिल्टर है, रेगुलेटर। रेक्टिफायर के इनपुट पे क्या होता है, एसी इनपुट होता है, उसके क्रॉस हम लोगों को एसी आउटपुट मिलता है। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, दिस इज योर यूनिपोलर सिग्नल, यानी कि पल्सेटिंग, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। रेक्टिफायर है, एसी यानी कि इस तरीके से एसी इनपुट होगा, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को आउटपुट मिलता है ये, यानी कि यूनिपोलर सिग्नल, यानी कि पल्सेटिंग डीसी, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब इसमें कुछ ना कुछ रेपल्स हैं, ये कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज या करंट नहीं है। फिर हम लोगों ने इसके
इसको एज अ इनपुट पास किया फ़िल्टर में जब हम लोगों ने पास किया तो इस तरीके से, यानी इसने क्या किया, इस कर्व को स्मूथ कर दिया। स्मूथ तो किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अनरेगुलेटेड डीसी, यानी स्मूथ किया है, नॉट परफेक्टली स्मूथ, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अनरेगुलेटेड, रेगुलेटेड ना होकर अनरेगुलेटेड डीसी आउटपुट मिल रहा है हम लोगों को, यानी स्मूथ नहीं है परफेक्टली, तो इसलिए हम लोगों ने रेगुलेटर, ये अनरेगुलेटेड था तो रेगुलेटर लगा के इसको हम लोगों ने क्या किया, रेगुलेटेड, यानी कि हम लोगों को रेगुलेटेड आउटपुट मिल गया। फाइनली क्या मिला, रेगुलेटेड डीसी आउटपुट मिल गया, यानी कि कांस्टेंट डीसी मिल गया हम लोग को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड रेगुलेटर डीसी। दिस इज कॉल्ड द रेगुलेटर, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटर, कि जीनर डायोड को हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्यों यूज़ करते हैं। तो माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर का मतलब होता है कॉन्स्टेंट डीसी हम लोगों को आउटपुट मिलता है। उसके लिए पहले क्या, रेक्टिफायर का जो इनपुट था उसके अक्रॉस हम लोगों को यूनिपोलर सिग्नल यानी पल्सेटिंग डीसी मिलता है। इसको हम लोग फिल्टर से पास करते हैं तो हम लोगों को अनरेगुलेटेड डीसी आउटपुट मिलता है। फिर उसको अनरेगुलेटेड को रेगुलेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने रेगुलेटर से पास किया तो हम लोगों को रेगुलेटेड डीसी आउटपुट मिलता है, रेगुलेटेड डीसी आउटपुट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड रेगुलेटेड डीसी। अब डिज़ाइन ऑफ रेगुलेटर, रेगुलेटर का डिज़ाइन करने, जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं रेगुलेटर को तो किससे यूज़ कर सकते हैं, जीनर डायोड से यूज़ कर सकते हैं, या वीजीटी एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इसके अंदर भी क्या होता है, सीरीज रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर, लास्ट होता है आईसी रेगुलेटर। तो जो हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटर को डिज़ाइन करने के लिए, जीनर डायोड से कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं रेगुलेटर, वो लोग पढ़ते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीनर डायोड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इसका बेसिक सर्किट डायग्राम बनाया हम लोगों ने। दिस इज़ द नॉर्मल सर्किट डायग्राम, AC इनपुट है, RS है, ये जीनर डायोड का सिंबल होता है। दिस इज़ द जीनर डायोड सिंबल, उसके क्रॉस IZ यानी जीनर करंट फ्लो कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस RL है, और आउटपुट वोल्टेज जो कि हम लोगों को क्या मिल रही है, जीनर वोल्टेज मिल रही है। तो सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर वो सर्किट होता है जिसमें कि आउटपुट वोल्टेज वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, इवन अगर हम लोग इसमें कितना भी चेंज करा ले। मतलब वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर हम लोगों को आउटपुट पे कांस्टेंट आउटपुट मिलता है, कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है। यहाँ तक कि हम लोग इस इनपुट वोल्टेज या करंट में कितना भी चेंज करा लें, लेकिन हमारा जो आउटपुट होगा वो आउटपुट जो होगा वो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर हम लोगों को कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलती है। यहाँ तक कि चाहे तुम कितना भी इनपुट वोल्टेज या करंट में चेंज करा लो, वो उस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकती। तो इस तरीके से ये जीनर डायोड के अंदर सर्किटरी के बारे में बताया कि जो सोर्स करंट होगा, इससे देखें IS की वैल्यू क्या, अगर हम लोग ये KCL लगाएं तो जो सोर्स करंट होगा वो इक्वल होगा जीनर करंट प्लस में लोड करंट के इक्वल होगा, और इनपुट वोल्टेज किसकी इक्वल होगी, IS इंटू में RS प्लस में जीनर डायोड वोल्टेज, और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो VZ के इक्वल होगी। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम, ये हर एक एग्ज़ाम लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा क्लास, एंड थैंक यू सो मच।